टॉपिक अपना है सेंटर ऑफ मास डायनामिक्स। डायनामिक्स मतलब हम लोग पढ़ेंगे वेलोसिटी एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। ठीक है, वेलोसिटी एक्सेलरेशन और बहुत सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं, एक ही टॉपिक से बहुत कुछ पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो वो आज पढ़ने वाले, अभी पढ़ेंगे। तो टॉपिक है अपना सेंटर ऑफ मास, हम लोग पढ़ चुके हैं। सेंटर ऑफ मास पर वो एग्जाम्पल किया गया, वो सर्कल और डिस्क उसमें से निकाल दिया, वो वाला एग्जाम्पल किया। उसमें एक ही पॉइंट याद रखना है कि जब आप किसी पोर्शन को रिमूव कर रहे हो तो उसका सेंटर ऑफ मास जब लोगे वहाँ पर नेगेटिव लेना है, क्योंकि वो माइनस कर रहा है ना। सो उस कैलकुलेशन में एक नेगेटिव आ रहा है, इसलिए वो माइनस आ रहा है, क्योंकि उसको हम माइनस कर रहे हैं, निकाल रहे हैं। सो इसलिए नेगेटिव मास। नेगेटिव मास होता नहीं है, वो मैथमेटिकली नेगेटिव डालने का रीज़न ही है, क्योंकि रिमूव कर रहे हैं, है ना। ठीक है, अभी एक बार याद कर लेते हैं क्या क्या सेंटर ऑफ मास के फॉर्मूले थे। पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या फॉर्मूला है बताओ? समेशन ऑफ mi ri वेक्टर अपॉन टोटल मास, मतलब m1 प्लस m2 प्लस m3 एंड सो ऑन, है ना। टोटल मास ऑफ द सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूँ, इसको बड़ा लिखना है तो कैसे लिखेंगे? ऐसे r सेंटर ऑफ मास वेक्टर इक्वल टू m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर प्लस डॉट 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 डॉट, और ये 1/m बाहर एज इट इज लिख रहा हूँ। ठीक है, टोटल मास मतलब m1 प्लस m2 सबका टोटल मास इज कैपिटल M। ठीक है, ये पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास हो गया। अगर मैं, ये पोजीशन वेक्टर है, इफ वी टेक डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन वेक्टर, सो व्हाट इज दिस क्वांटिटी? डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन वेक्टर, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन इज, क्या होता है? अगर हम लोग पोजीशन वेक्टर या पोजीशन का डेरिवेटिव लेंगे या डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेटिव लेंगे तो क्या मिलता है? डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेटिव क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेटिव क्या होता है? तो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर इज वेलोसिटी, या फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ये पोजीशन वेक्टर से ही तो डिस्प्लेसमेंट मिलता है ना। सो dr इज डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम इज वेलोसिटी। सो ये बेसिकली वेलोसिटी है। अगर मेरा सेंटर ऑफ मास का जो पोजीशन वेक्टर का इक्वेशन है, अगर मैं उसका डेरिवेटिव ले लूँ तो मुझे मिलेगा वेलोसिटी। तो डिफरेंशिएटिंग का मतलब क्या है? डेरिवेटिव लेना। डिफरेंशिएटिंग का मतलब क्या है? डेरिवेटिव लेना, भेदभाव करना नहीं। डिफरेंशिएटिंग का मतलब क्या है? डेरिवेटिव लेना विथ रिस्पेक्ट टू किसके साथ? टाइम के साथ। तो क्या हो जाएगा? dr सेंटर ऑफ मास बाय dt, ये है वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। क्या है ये? वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, एंड दिस इज इक्वल टू, अब हम डेरिवेटिव लेंगे। किसका डेरिवेटिव लेंगे? इस पूरे इक्वेशन का। इक्वेशन का डेरिवेटिव लेते वक्त कांस्टेंट कौन है? मास, बाहर ले लो। फिर यहाँ पर डेरिवेटिव लेंगे इस पूरे इक्वेशन का, d/dt ऑफ, मैं इस इक्वेशन की जगह इसका डेरिवेटिव ले रहा हूँ, चलेगा? समेशन ऑफ mi ri वेक्टर। ठीक है, ये और ये एक ही बात है, बस मैं ये छोटा लिख रहा हूँ, इंक बचा रहा हूँ, इंक महंगी है ना। सो 1/m। ठीक है, अब यहाँ देखो, ये डेरिवेटिव ऑफ दिस मतलब डेरिवेटिव ऑफ इस पूरा इक्वेशन। तो हम लोग को पता है कि डेरिवेटिव, हम लोग अगर टर्म्स है प्लस प्लस है तो हम डेरिवेटिव सेपरेट करते हैं, मतलब ये समेशन बाहर, ये डेरिवेटिव अंदर, क्योंकि एडिशन हो रहा है ना। तो हम लोग हर एक टर्म का डेरिवेटिव लेंगे, मतलब हम इसको अंदर ले सकते हैं। अंदर ले लेंगे तो समेशन बाहर आ गया, डेरिवेटिव अंदर चला गया, mi, ये स्मॉल n है हाँ बच्चों, दिस इज स्मॉल n, mi ri वेक्टर। ठीक है, इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, डेरिवेटिव अंदर ले सकते हैं। ठीक है, हर एक टर्म पे सेपरेट हो जाएगा। वो ये स्टेप समझ में आ रहा है, या वो लंबी वाली स्टेप करो, टाइम पास करो? समझ में आ रहा है ये स्टेप सभी को? हाँ, तो अब देखो क्या हो गया, मास इनटू पोजीशन वेक्टर। मास तो कांस्टेंट है, इसको भी बाहर ले लो तो क्या हो गया? 1/m, वैसे ही समेशन का साइन वैसे ही, मास बाहर आ गया। अंदर क्या बच गया? डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन वेक्टर ri। ये इसका मतलब क्या है? यहाँ पर होगा dr1/dt, यहाँ पर होगा dr2/dt, यहाँ होगा dr3/dt,
ये हर एक पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर का डेरिवेटिव मतलब हर एक पार्टिकल का वेलोसिटी है। ये क्या है? दिस इज वेलोसिटी ऑफ ईच पार्टिकल v1 प्लस v2 प्लस v3 एंड सो ऑन, ठीक है। और ये m को बाहर ले सकते हो, रहने दो, इधर ही रहने दो, अंदर ही। तो ये क्या हो रहा है यहाँ पर? वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास आपका आ रहा है 1/M समेशन mi, और ये जो है ये है आपका vi वेक्टर। vi स्टैंड्स फॉर वेलोसिटी ऑफ ईच पार्टिकल। लेट अस हमारा क्लासरूम है, आप सब पार्टिकल हो, इसका वेलोसिटी, इसका वेलोसिटी, इसका वेलोसिटी, वो vi है, हर एक का अलग अलग, और उसका समेशन है इसका मास इंटू इसका वेलोसिटी। ये हो गया पहला m1 v1। इसको एक्सपांड कर देते हैं, एक्सपांड करेंगे तो कैसा हो जाएगा? एक्सपांड कर देंगे तो ये हो जाएगा m1 v1 वेक्टर प्लस m2 v2 वेक्टर प्लस कहाँ तक करें? जितने हैं n है, अपने क्लासरूम में n स्टूडेंट्स है, इनफाइनाइट थोड़ी है। इनफाइनाइट होंगे तो इंटीग्रेशन लगाएंगे, इनफाइनाइट होंगे तो क्या लगाएंगे? इनफाइनाइट होंगे तो इंटीग्रेशन लगाएंगे इधर। इंडेफिनाइट वो लिमिट्स डिपेंड करती है कि आपका वेलोसिटी का फंक्शन क्या है, मास कितना है ना, वो सारा डिसाइड कर सकते हैं, वो लेटर ऑन डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आ गया। अगर इसी चीज़ को ऐसा लिखना है, वेलोसिटी का फंक्शन दिया होगा तो जनरली ये नहीं आएगा आपके सिलेबस में, है ना। 11th में बच्चों को जिंदा रखना है इसलिए ये नहीं डालते इंटीग्रेशन वाला पार्ट, सो ये आएगा नहीं एग्जाम में या कहीं पे भी। बस मैंने बताया कि इसको ऐसा लिखा जा सकता है। जेई वालों को ये करना है, उनको सब आएगा, उनको जिंदा रहना अलाउड नहीं है तो उनको सब पढ़ना है ना। जो जेई वाले हैं उनको सब आएगा, सब जो जितना डिफिकल्ट क्वेश्चन बना सकते हैं ना वो सारा आने वाला है उनको। बोर्ड वाले खुश रहो, जिंदगी में कोई टेंशन नहीं है, फिजिक्स ले लिया, एंजॉय करो, ठीक है। अब मैकेनिज्म दिमाग में फिट करो। ये मैंने बहुत टाइम पास करके इतने स्टेप्स ले गया, इसकी ज़रूरत नहीं थी, डायरेक्ट लिख सकते थे। इसका डेरिवेटिव लेते तो ये कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, मतलब इनका डेरिवेटिव हो जाता। पोजीशन वेक्टर का डेरिवेटिव वेलोसिटी होता है, इसका भी डेरिवेटिव वेलोसिटी है। सो दिस इज वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इक्वल टू 1/m m1 वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट पार्टिकल, m2 वेलोसिटी ऑफ सेकंड पार्टिकल। मतलब ये इक्वेशन डायरेक्ट आ सकता था और इसमें से इसको डायरेक्ट लिख सकते थे, इतना टाइम पास करने की ज़रूरत नहीं थी। मैंने प्रोसीजर बताया, आपको समझना चाहिए कैसे आता है, ठीक है। और वो भी शॉर्ट नोटेशन वाला प्रोसीजर बताया, इसको लंबा भी कर सकते हो। और अब अगर मुझे एक्सेलरेशन निकालना है सेंटर ऑफ मास का तो कैसे निकालते हैं? मेरे पास वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन कैसे निकलता है? मतलब वापस से क्या करेंगे? डेरिवेटिव लेंगे। सो एक्सेलरेशन इज डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, सही है। तो अब क्या करेंगे? ओ हीरो भैया, क्या बात चल रही है इतनी इंपॉर्टेंट? इतनी क्या इंपॉर्टेंट बात चल रही है? कब कैबिनेट मीटिंग है तुम्हारी? इधर ध्यान दो। इसका डेरिवेटिव लेंगे तो किसको बाहर निकालेंगे? सबसे पहले ये 1/m बाहर निकल गया। इन सब का डेरिवेटिव, इन सब का भी डेरिवेटिव लेते वक्त m1 कांस्टेंट है बाहर, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा dv1/dt, सही है। वैसे ही बाकी सबका भी करना है, m2 बाहर dv2/dt, सही है। प्लस डॉट डॉट डॉट, ये क्या है? 1/m m1, ये क्या है? एक्सेलरेशन किसका? v1 का, इसका एक्सेलरेशन a1 वेक्टर। ये m2, इधर क्या लिखो? प्लस डॉट 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 कर दो। अब तुम लॉजिक से सोचो, ये मैंने पूरा मैथमेटिक्स कराया। अब तुम्हारा अगर बहुत अच्छा लॉजिक है तो तुमको समझ जाएगा। ये इक्वेशन देखो जिसको मैंने बॉक्स किया है, फिर ये नहीं, ये वाला नहीं, ये वाला इक्वेशन देखो जिसको मैंने अभी बॉक्स किया, और ये वाला इक्वेशन देखो। तीनों इक्वेशन देखो, बाकी बीच का भूल जाओ। सेम ही तो है, सेम ही तो है, सिर्फ मैंने मैथमेटिकल प्रूव करके दिखाया कि ये ऐसा आता है। नहीं तो मैं तुमको डायरेक्ट भी दे देता, ये है ये है ये है, रट सकते थे, डायरेक्ट लर्न कर सकते हो, कुछ पूछने वाला नहीं कोई ये कहाँ से आया मैथमेटिक्स। सिर्फ मैंने बताया कि ये इस पे से ये आता है, इस पे से ये आता है ना। इसी को शॉर्ट नोटेशन में लिखना है, इस चीज़ को, तो ये शॉर्ट नोटेशन, इस चीज़ को शॉर्ट नोटेशन में लिखना तो ये शॉर्ट नोटेशन, इस चीज़ को शॉर्ट नोटेशन में लिखना है तो ये वाला समेशन mi ai वेक्टर
है क्या नहीं? तुमको ये समझ में आता है, तुम्हारे दिमाग में बैठता तो ये याद रखो छोटे वाले, अगर तुम्हारे पास इंक सस्ती है तो तुम ये याद रखो बड़े वाले, और तुमको अगर कुछ नहीं आ रहा है तो मर जाओ। जीके क्या करना है ना? सही बात है ना? कुछ नहीं आ रहा है तो क्या करेंगे जीके, जिंदगी का कोई फायदा नहीं है। पेज नंबर 72 पे आ जाओ, पेज नंबर 72 पे आ जाओ, टेक्स्ट बुक पेज नंबर 72 ओपन करो, टेक्स्ट बुक पेज नंबर 72 ओपन करो। किया क्या? 72 पेज पे सबसे ऊपर देखोगे पेज पे, तो सबसे ऊपर मतलब 4.13.2 वाला टॉपिक, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, ये वाला फॉर्मूला है क्या? सॉरी ये वाला फॉर्मूला देखो, है ना? हमने डिराइव किया इसको, ओके? हाँ, अरे वो मैंने बताया ना, अगर आपके लिए पार्टिकल्स काउंट नहीं कर सकते तो इसी की जगह क्या लगा देना है, इसी को निकाल के इंटीग्रेशन लगा दो। जब आप काउंट कर सकते हो कि मेरे क्लास में कितने बच्चे हैं तो मैं समेशन यूज़ करूँगा। जब मैं बोलूँगा कि इस टेबल के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स या कितने पार्टिकल्स, तो मैं इंटीग्रेशन यूज़ करूँगा। कंटिन्यूस बॉडी के लिए इंटीग्रेशन लगाना है, काउंटेबल बॉडी के लिए समेशन लगाना है। क्लियर है? फॉर्मूला वही है, बस साइन चेंज कर दो और फॉर्मूले चेंज होंगे आगे कैलकुलेशन के वक्त। उसके बाद देखो नेक्स्ट टॉपिक में एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास है, ये पढ़ा दिया क्या? देखो ये वाला फॉर्मूला है कि लास्ट में, है ना? लास्ट में मतलब उसी डेफिनेशन में ही है। और फिर इसी को क्या कर दिया, इंटीग्रेशन लगा दो इधर, कंटिन्यूस बॉडी के लिए इंटीग्रेशन लगा दो, खत्म। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? उसके आगे देखो क्या है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेंटर ऑफ मास। नेक्स्ट पार्ट क्या है? कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो वहाँ पर बहुत सारे पॉइंट्स है, 15-16 पॉइंट्स है, तो 1 बाय 1 पढ़ते हैं, है ना? श्रीराम पहला पॉइंट पढ़ेगा, बाकी लोग बुक में पढ़ोगे, श्रीराम जोर से पढ़ेगा, बाकी लोग बुक में से पढ़ो मन में। फर्स्ट पॉइंट, center of mass is a hypothetical point at which entire mass of the body can be assumed to be concentrated. इसका मतलब क्या है? सुनो, इसका मतलब क्या है? ये मेरे पास ऑब्जेक्ट है, इसका कुछ तो मोशन हो रहा है, तो ऑब्वियस बात है ये बड़ा ऑब्जेक्ट है। हम लोग जब फोर्सेस वगैरह ड्रॉ करते हैं फ्री बॉडी डायग्राम, तो हमें एक पॉइंट चाहिए होता है, तो वो पॉइंट कौन सा? तो वो सेंटर ऑफ मास। वो हाइपोथेटिकल पॉइंट है, अंदर भी हो सकता है, बाहर भी हो सकता है, किधर भी हो सकता है बॉडी के केस में। यहाँ पर सपोज इस पॉइंट पे सेंटर ऑफ मास है, तो मैं पूरे बॉडी को उस पॉइंट से रिप्लेस कर सकता हूँ फॉर मैथमेटिकल कैलकुलेशन एंड फॉर स्टडी ऑफ फिजिक्स। बाकी इस मार्कर को एक पॉइंट से रिप्लेस कैसे करेंगे ना रियल वर्ल्ड में? सिर्फ कैलकुलेशन और स्टडी के लिए हम उसको कर सकते हैं। इस पॉइंट का जैसा बिहेवियर होगा, एक्चुअल ऑब्जेक्ट का भी बिहेवियर वैसे ही होगा। ठीक है, अगर ये ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, इसका मतलब ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में चल रहा है। ठीक है, तो इसका पूरा मोशन हम लोग उस पॉइंट से स्टडी कर सकते हैं, इसलिए हम सेंटर ऑफ मास लेते हैं। ये मैंने स्टार्टिंग में बताया था, याद करो। सेकेंड पॉइंट, यश। सेंटर ऑफ मास इज द लोकेशन एंड नॉट द फिजिकल क्वांटिटी। हाँ, सेंटर ऑफ मास क्या है? लोकेशन है, देख लो, है ना? ये हमें पोजीशन बताता, हमने कैलकुलेशन भी किया, क्वेश्चंस किए, फिर भी इसका यूनिट है। यूनिट क्या है इसका? फिजिकल क्वांटिटी नहीं है पर यूनिट है। क्या है यूनिट? लोकेशन है ना, सेंटीमीटर्स में लेते हैं, मीटर्स में लेते हैं, है ना? कोऑर्डिनेट्स लेते हैं, ठीक है, बट कोऑर्डिनेट्स लेते हैं वो क्यों? वो तो हम कोऑर्डिनेट सिस्टम डिसाइड करके हमें मुझे बताना है कि ये पॉइंट कहाँ पर है, तो मैं क्या कर सकता हूँ? एक तो कोऑर्डिनेट दे सकता हूँ XY एक्सिस बता के, या फिर ऐसे उंगली करके बता, ये इकड़े। एग्जाम में तो हम लोग नहीं बोलते ये इकड़े सेंटर ऑफ मास, या बॉटल से सेंटर ऑफ मास कुछ है, तो हम लोग वहाँ पर बता सकते हैं। अभी वो कैलकुलेशन वगैरह करके कि यहाँ बीच में कहीं तो आएगा नीचे, है ना? तो डिफरेंट बॉडीज़ का सेंटर ऑफ मास हम लोग बता सकते हैं डिपेंडिंग ऑन उसका शेप कैसा है, मास कैसा डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। बट इट्स अ लोकेशन, लोकेशन है, उसको कोऑर्डिनेट से बता सकते हैं, बट कोऑर्डिनेट नहीं भी यूज़ करेंगे तो लोकेशन तो है ना?
तो लोकेशन है, इट्स नॉट फिजिकल क्वांटिटी। नेक्स्ट पॉइंट शुभ पड़ेगा, थर्ड पॉइंट। Center of mass is the particle equivalent of a given object for applying law of याद करो न्यूटन के लॉ यूज कर रहे थे हम लोग, एक पॉइंट लेते थे, है ना? तो वो पॉइंट कौन सा है? वो ये पॉइंट है। तो पूरे बॉडी को, सपोज एक कार है हाईवे पे चल रही है 100 की स्पीड से, तो आपको वो फिजिक्स का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कार का ड्राइंग करने की ज़रूरत नहीं है, हाईवे का ड्राइंग करने की ज़रूरत नहीं है। पॉइंट बता दो, ये है कार, एक डॉट बना दो, कार बना दो, 100 का स्पीड ले दो, तो बस हमारी क्वेश्चंस को इजी करता है, उतना ही काम है उसका। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ो। Center of mass is the point at which if a force is applied, it causes only linear acceleration and not angular acceleration. लीनियर एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन में फ़र्क क्या है ये पहले बताओ। ये ऑब्जेक्ट है, लीनियर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन मतलब क्या? ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा है और उसका स्पीड बढ़ रहा है, स्पीड बढ़ेगा या घटेगा, तो एंगुलर एक्सेलरेशन। दोनों ही केस में एंगुलर एक्सेलरेशन, स्पीड बढ़ेगा तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन, घटेगा तो फैन स्विच ऑफ कर दूंगा तो उसका एंगुलर एक्सेलरेशन पॉजिटिव या नेगेटिव? स्लो होगा। फिर बंद फैन है, उसको ऑन किया, एंगुलर एक्सेलरेशन, अभी फैन चालू है, एंगुलर एक्सेलरेशन एक्सेलरेट नहीं होगा, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? जीरो एक्सेलरेशन। स्पीड बढ़ेगा तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव, स्पीड घटेगा तो एक्सेलरेशन नेगेटिव, और अगर स्पीड कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन जीरो। ठीक है, स्पीड कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन, अब ये सारे फैन का एक्सेलरेशन इस वक्त जीरो है, सबके सब कांस्टेंट स्पीड से घूम रहे हैं, है ना? बटन बंद कर दूंगा तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? नेगेटिव, क्योंकि वो स्लो होने वाले हैं। और अगर पूरे बंद पड़े हुए फैन है हमने ऑन कर दिया तो एक्सेलरेशन, क्योंकि स्पीड जीरो से बढ़ रहा है, एंगुलर स्पीड बढ़ रहा है, तो एंगुलर स्पीड मतलब घूमने का स्पीड, है ना? घूमने का स्पीड बढ़ेगा तो पॉजिटिव, घटेगा तो नेगेटिव, कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन जीरो। ठीक है, सेंटर ऑफ मास पे फोर्स लगाओगे तो एक्सेलरेशन लीनियर होगा, एंगुलर नहीं हो सकता। सेंटर ऑफ मास पे फोर्स लगाओगे, ऑब्जेक्ट को टर्न नहीं कर सकते। ठीक है, सेंटर ऑफ मास पे फोर्स लगेगा तो ऑब्जेक्ट को टर्न नहीं कर सकते, इसलिए आपकी जो मोटर है इसकी, भले ही वो सेंटर ऑफ मास यहाँ पर बीच में, फैन का सेंटर ऑफ मास बीच में, मोटर साइड से फोर्स लगा रही है, ये सेंटर ऑफ मास है, मोटर साइड से फोर्स लगा रही है, साइड वेज फोर्स, जिसकी वजह से वो घूम रहा है। ठीक है, वही फोर्स अगर बीच में लगेगी तो वो घूमेगा नहीं। आगे नेक्स्ट पॉइंट, हाँ तो रेड कर। Center of mass is located at the centroid for a rigid body of uniform density. ठीक है, तो कहाँ ज्योमेट्रिकल सेंटर पे सेंटर ऑफ मास लोकेटेड होता है ना? सेंट्रॉइड फॉर अ रिजिड बॉडी। सेंट्रॉइड मतलब ज्योमेट्रिक सेंटर, है ना? लेटेस्ट से स्क्वायर है तो स्क्वायर का बीच में, ये अगर यूनिफॉर्म रोड होता है तो बीच में, ये नॉन यूनिफॉर्म, इधर मास ज़्यादा है तो थोड़ा सा साइड में। तो यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट्स के लिए ये प्लैंक है ना आपका, बेंच का ऊपर का टॉप, तो उसका सेंटर ऑफ मास किधर होगा? दोनों तरफ डायगोनल बनाओ, बीच में जो पॉइंट होगा दैट विल बी सेंटर ऑफ मास, दैट इज सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड बोल सकते हो जनरली। नेक्स्ट पॉइंट भी रिपीटेड है, देखो 6 पॉइंट क्या है, आप पढ़ो, इसका नाम क्या है? रीड करो। हाँ, सिमेट्रिक बॉडी है तो ज्योमेट्रिक सेंटर या सेंट्रॉइड। अगर अनसिमेट्रिक बॉडी है तो किधर भी, बाहर भी हो सकता है, अंदर भी हो सकता है, किधर भी हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट वेदांत। Location of the center of mass can be changed only by an external unbalanced force. सेंटर ऑफ मास का लोकेशन को हम लोग चेंज कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं इसका एग्जांपल बताता हूँ। उसके लोकेशन को कैसे चेंज कर सकते हैं उसका एक एक्सपेरिमेंट करके बताता हूँ। यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट है, अंदाजे से बताओ इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? अंदाजे से अगर पूरा भरा रहता तो यहाँ, थोड़ा ऊपर खाली है मतलब मास नीचे है, तो सेंटर ऑफ मास यहाँ कहीं तो होगा, यहाँ कहीं तो, अप्रोक्सीमेटली, एग्जैक्ट नहीं, यहाँ कहीं तो आसपास होगा। और अगर सेंटर ऑफ मास का लाइन देखोगे तो ये लाइन है, एग्जैक्ट इसके बीच में से जाने वाला लाइन है ना? दे उसको फटके दे पीछे से दोनों, अरे मित्राला फटके द्यायला मिळाले ना, देऊन टाकायचे। इधर देखो,
बिंदास मित्राला जेव्हा पण मारायला मिळाला ना फुल चान्स घेऊन टाकायचा. कारण तुम्ही नाही मारलं त्याला तर त्याची जेव्हा वेळ येईल तेव्हा तो तुम्हाला बरोबर मारेल. बरोबर है क्या नहीं? फिर चांस मिला तो छोड़ने का. इधर देखो सेंटर ऑफ मास कहाँ से जा रहा है? बीच में से जा रहा है. ठीक है, अगर मैं इसको टेढ़ा कर दूं, अब सेंटर ऑफ मास किधर शिफ्ट हो गया? इधर शिफ्ट हो गया. पहले इधर था, इधर शिफ्ट हो गया. मैंने क्या लगाया? एक्सटर्नल फोर्स लगाया जिससे सेंटर ऑफ मास को मैंने शिफ्ट किया. हम लोग सेंटर ऑफ मास को शिफ्ट कर सकते हैं. किससे कर सकते हैं? एक्सटर्नल फोर्स से. ये एग्जांपल है. हाँ, अब ये इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ था? एग्जैक्ट यहाँ पर. तो ये खड़ा था. सेंटर ऑफ मास को थोड़ा सा टिल्ट करता है. अब मैंने स्लाइटली शिफ्ट किया है, थोड़ा सा हाथ को टिल्ट किया. देखो बॉटल स्ट्रेट नहीं है. सेंटर ऑफ मास को स्लाइटली शिफ्ट किया, बॉटल गिरी क्या? और थोड़ा शिफ्ट करो तो जब वो सेंटर ऑफ मास इस बॉडी के बेस से हट जाएगा, यहाँ पर बनाता हूँ मैं डायग्राम. यहाँ पर सीधा है सेंटर ऑफ मास, यहाँ पर कहीं तो है, स्ट्रेट लाइन जा रही है. लाइन ऑफ फोर्स. लाइन ऑफ फोर्स कहाँ से जा रही है? बेस में से जा रही है. कहाँ से? बेस. अगर थोड़ा सा टेढ़ा कर दो इसको, थोड़ा सा टेढ़ा कर, मतलब ज़्यादा कर दिया मैंने, थोड़ा सा टेढ़ा कर दे. सेंटर ऑफ मास से जाने वाली लाइन ऑफ फोर्स कहाँ से जा रही है? बेस के अंदर से जा रही है, फिर भी नहीं गिरेगा. अब देखो अगर और ज़्यादा टिल्ट कर दे, सेंटर ऑफ मास यहाँ कहीं तो है, थोड़ा सा शिफ्ट हो जाएगा एक्चुअली इधर. और अब लाइन ऑफ फोर्स बनाओ, क्या बेस में से जा रही है? तो अब क्या होगा? टॉपलिंग होगा. इसको बोलते हैं टॉपलिंग. पलट जाना. दिस इज कॉल्ड टॉपलिंग, मतलब पलट जाना. ट्रक्स के साथ ये होता है. हाईवे पे रास्ते ऐसा ऐसे रहते हैं. ओवरलोड कर देते तो सेंटर ऑफ मास कहाँ शिफ्ट होता है? ऊपर. जितना सेंटर ऑफ मास ऊपर शिफ्ट हो जाएगा उतना, क्योंकि बेस तो फिक्स है, सेंटर ऑफ मास ऊपर शिफ्ट कर दोगे तो उतने चांसेस ज़्यादा हो जाएगी कि वो टॉपल कर जाए. सेंटर ऑफ मास सपोज यहाँ पर है ना, अगर मैं सेंटर ऑफ मास यहाँ शिफ्ट कर दूँ इसी लाइन पर, अब बताओ अब ये एंगल पे भी टॉपल होगा या नहीं होगा? है ना. तो सेंटर ऑफ मास ऊपर शिफ्ट हो जाए तो इस एंगल पे भी टॉपल हो जाएगा. वही उल्टा करो, सेंटर ऑफ मास को नीचे शिफ्ट करो, नहीं होगा. तो ज़्यादा एंगल्स पे आप बेंड कर सकते हो ऑब्जेक्ट को, इजीली टॉपल नहीं होगा. तो जनरली हमारे व्हीकल्स ऐसे डिज़ाइन करते हैं कि सारा इंजन और सारा वजन नीचे रहे. ट्रक्स का देखो सारा वजन नीचे रहता है. हमारे 4 व्हीलर है, कोई भी 2 व्हीलर, कोई भी व्हीकल देख लो, ज़्यादातर वजन नीचे रखता है. इंजन और हेवी पार्ट्स नीचे रखते हैं. फ्यूल टैंक ऊपर रखता है, उसका वजन ज़्यादा नहीं रहता है ना. तो ऊपर लाइट वेट, नीचे हेवी वेट. क्यों? तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंटर ऑफ मास नीचे रहे. नीचे रहने से टॉपलिंग के चांसेस कम हो जाते हैं, है ना. अपने को तो डिज़ाइन करना तो व्हीकल ऐसे ही डिज़ाइन करेंगे कि जो टर्निंग में भी गिरे नहीं, है ना. और रोड ऐसे टिल्टेड होते हैं. वो क्यों होते हैं? वो मैंने शायद से पढ़ा है, बैंकिंग ऑफ रोड पढ़ा है क्या? तो जब बारिश होती है तो सारा पानी एक साइड वो नहीं, वो तो रीज़न है ही, लेकिन मेन रीज़न ये है कि टर्न करते वक्त यू नीड सेंट्रीपिटल फोर्स. ठीक है. और अगर सेंट्रीपिटल फोर्स देना है तो वो एक तो फ्रिक्शन दे सकता है, या दूसरा अगर आप इंक्लाइंड हो तो नॉर्मल रिएक्शन का कंपोनेंट देगा. ठीक है. तो इंक्लाइंड रोड में नॉर्मल रिएक्शन प्रोवाइड्स द टर्निंग फोर्स. टर्निंग भी तो करना है ना, नहीं तो क्या होगा? अगर फ्लैट रोड है, जैसे कि ये वाला रोड, इधर अगर आप, हाँ, अगर इस रोड पे आप 40 की स्पीड से टर्न लोगे ना तो गाड़ी स्किड करेगी, दूर जाएगी. बीच में वो पिलर, वो डिवाइड, वो सर्कल वगैरह लगा हुआ है, आप 40 की स्पीड से आए और सेम स्पीड से टर्न ले रहे हो, सोचो क्या होगा? जाके आपकी गाड़ी टक्कर दे देगी कॉर्नर पे. इसलिए हम लोग टर्निंग पे गाड़ी को स्लो करते हैं. रीज़न क्या है? अगर फास्ट लोगे, करके देखना, मैंने किया है, फिजिक्स में टेस्ट करते रहता हूँ, लेकिन मुझे पता कहाँ तक टेस्ट करना है ना. करके देखना, थोड़ा स्पीड में टर्न लेना. नॉर्मली जिस स्पीड से टर्न लेते हो ना, थोड़ा सा ज़्यादा स्पीड से टर्न लेके देखना, खाली रोड पे, ट्रैफिक वाले रोड पे नहीं तो मर जाओगे, मुझे मत बोलना. ठीक है. तो थोड़ी सी ज़्यादा स्पीड पे टर्न लोगे, यू विल फाइंड दैट व्हीकल ज़्यादा दूर से टर्न लेता है ना. अगर मैंने 10 की स्पीड से टर्न लिया तो मैं ऐसा टर्न लूँगा. 20 की स्पीड से लिया तो थोड़ा बड़ा लेना पड़ेगा, आपको लेना ही पड़ेगा. आप शार्प टर्न ले ही नहीं सकते. ठीक है. आपको फील होगा, है ना. बाकी तो ST वालों के पीछे बैठ जाओ, बस तुमको पता चल जाएगा ये कितनी स्पीड में टर्न लेता है, क्या करता है, वो सारा आप देख सकते हो. ठीक है. फिर भी अगर ST 40 की स्पीड पे टर्न ले रहा है शार्प,
तो हमारी 2 व्हीलर या 4 व्हीलर से वो रिस्क मत लेना, उसका अलग डिज़ाइन है, हमारी गाड़ी का अलग डिज़ाइन है, उनका ट्रेनिंग लेवल अलग है, अपना ट्रेनिंग लेवल अलग है ना। सो यू विल नोटिस कि शार्प टर्न लोगे तो कम स्पीड पे लेना है, स्पीड बढ़ाओगे तो आपका टर्न अपने आप बड़ा हो जाएगा। अगर आप फिर भी शार्प टर्न ले रहे हो और स्पीड भी ज़्यादा है तो आपकी गाड़ी टर्न हो जाएगी, फ्लिप हो जाएगी, है ना। 2 व्हीलर है तो चलो आप लीन कर सकते हो, बट देयर इज़ अ रिस्क। आरके पे मैंने किया था, आरके के सर्कल पे सुबह 7 बजे की बात है, बहुत साल पहले की। मैं बोला चलो फिजिक्स टेस्ट करते हैं, 40 के स्पीड पे मैंने टर्न लिया, व्हीकल को लीन किया और हुआ क्या, सामने एक बंदा आया तो मुझे स्लो करनी पड़ी, ब्रेक लगाया तो बैलेंस गड़बड़ हो गया, स्लिप हो गई गाड़ी, ठीक है। अगर कांस्टेंट स्पीड पे चलता तो शायद टर्न कंप्लीट हो जाता, लेकिन अपने यहाँ पर क्या है, कोई भी सामने आ सकता है, कुत्ता हो या आदमी हो या ट्रक हो या कुछ भी आ सकता है, गाय भी आ सकती है, ठीक है। सो यू हैव टू बी केयरफुल, ठीक है। ज़्यादा स्पीड पे व्हीकल को टर्न नहीं करना चाहिए, इट इज़ डेंजरस। मैंने बताया रीज़न टॉपलिंग का, क्या रीज़न है टॉपलिंग का, सेंटर ऑफ मास शिफ्ट होता है। आप सोचो बाइक में ऐसे ही चला रहा हूँ, टर्न लेते वक्त मैंने ऐसा किया है तो सेंटर ऑफ मास कहाँ शिफ्ट हुआ है, ऊपर बेस के इधर निकल चुका है, तो टॉपलिंग के बहुत सारे चांसेस है। अब फिर भी टॉपल नहीं कर रहा है क्योंकि कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है जिसने आपका ये जो टर्निंग है उसको बैलेंस किया हुआ है, या फिर आप बोल सकते हो कि आपका फ्रिक्शन है, नॉर्मल रिएक्शन है, बहुत सारे फोर्स हैं। टर्निंग के बाद बाइक की खुद को बाहर फेंकने के वक्त अगर आप करो एक्सपेरिमेंट, है ना, बाइक के साथ मत करो, साइकिल से के साथ करो, गिरोगे तो ज़्यादा नहीं लगेगा। साइकिल जो है ना, तेज़ी से टर्न लो लेकिन सीधी रखो, ऐसा मत करो। नॉर्मली अपने आप होती है या फिर हम लोग कर लेते हैं, टर्न लेते हो गाड़ी को सीधी रखो और थोड़ा सा फास्ट, मतलब 10 या 12 की स्पीड पे, उससे ज़्यादा मत फास्ट लेना है तो लग जाएगा, और टर्न लो। आपको पता चलेगा जैसे ही टर्न ले रहे हो आप, बाइसिकल उस तरफ गिरने की कोशिश करें अगर सीधा रखोगे तो। और वो काउंटर, वो जो फोर्स है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, उसको बैलेंस करने के लिए हम लोग लीन करते हैं, ठीक है। तो उस तरह से वो सारा काम होता है ना। सो टर्निंग करना ऑब्वियस बात है, आपको ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट कंसेप्ट है, अच्छा नेक्स्ट अपना पॉइंट रह गया ना, पॉइंट पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट अपना ये मानस पड़ेगा, मानस नहीं, क्या है ना, गौरव आज एक मिनट, किसी को आवाज आ रहा है क्या, जरूरत बोल। इंटरनल फोर्सेस कैन नॉट चेंज लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। वापस से बता रहा हूँ, यहाँ देखो, इंटरनल फोर्सेस कैन नॉट चेंज लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। ये जो एक्सेलरेशन है, दिस इज ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स। इंटरनल फोर्सेस होंगे तो भी सेंटर ऑफ मास को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एग्जाम्पल बताता हूँ, स्टिल वाटर में एक बोट है, बोट में आप हो और आपकी गर्लफ्रेंड है या फिर आपका बॉयफ्रेंड है, जो भी है, एक इधर। स्टिल वाटर, सुनो एक्सपेरिमेंट, सुनो क्या है। स्टिल वाटर है, एकदम शांत पानी है, आपका बोट भी उसमें एकदम शांत, एकदम एक जगह खड़ा है। आप एक कॉर्नर पे हो बोट के, आपकी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड अपोजिट कॉर्नर पे खड़ी है। आप दोनों को एक दूसरे की तरफ आना है, ठीक है। जब आप एक दूसरे की तरफ आओगे तो आप कहाँ मिलोगे, उस बोट के सेंटर ऑफ मास पे मिलोगे, क्योंकि आपका और आपके गर्लफ्रेंड का या बॉयफ्रेंड का मास तो सेम नहीं है। आप अगर 50 किलो के तो आपकी गर्लफ्रेंड 40 किलो की होगी, या फिर आप 40 किलो के तो आपका बॉयफ्रेंड 60 किलो का हो सकता है ना, मासेस आर डिफरेंट। तो कहाँ मिलेंगे, सेंटर ऑफ मास पे मिलेंगे। किसका सेंटर ऑफ मास पे, आपका, बोट का और आपका पार्टनर का, तीनों का जो सेंटर ऑफ मास है उस पॉइंट पे मिलोगे। तीनों का जो सेंटर ऑफ मास है वहाँ पर आप मिलोगे, ठीक है। तो इस केस में क्या हो सकता है, अगर आप बहुत हैवी हो और आपकी गर्लफ्रेंड का वेट 0 है तो उस केस में क्या होगा, हाइपोथेटिकल केस लेते हैं, एक्सट्रीम केस। आप 100 किलो के, आपकी गर्लफ्रेंड का मास 0 किलोग्राम, बोट का मास 40 किलोग्राम। आप 100 किलोग्राम, गर्लफ्रेंड का मास 0 किलोग्राम, आप 40 किलोग्राम। तो 100 किलोग्राम जब इस तरफ शिफ्ट होगा, 0 किलोग्राम तो शिफ्ट हो नहीं सकता, वो 0 है, उसको भूल जाओ। तो 40 किलोग्राम इस तरफ शिफ्ट होगा। तो जब आप ऐसे जाओगे, बोट इधर शिफ्ट होगी, ठीक है। आप जब इस तरफ जाओगे, बोट इस तरफ शिफ्ट होगी। अब आपने ये एक्सपीरियंस किया होगा, सोमेश्वर में जाओ, अकेले जाओ, बोट में बैठो, बोट से जब उतरोगे बोट पीछे शिफ्ट होती है,
क्योंकि आपका मास बाहर की तरफ जा रहा है, तो बैलेंस करने के लिए बोट को इस तरफ जाना है, सो दैट सेंटर ऑफ मास रिमेन्स एट द सेम पॉइंट, है ना, ऑब्वियस बात है। सो दिस इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। क्योंकि आपने जो बोट पे फोर्स लगाया, ये कौन सा फोर्स है, आपका और बोट के बीच का फोर्स है, सो इट्स अ इंटरनल फोर्स। कौन सा फोर्स है, इंटरनल फोर्स है। आपका और बोट के बीच में कौन सा फोर्स है, इंटरनल फोर्स है। तो जो सेंटर ऑफ मास है, आप जब बोट के अंदर बैठे हुए थे, तो बोट रेस्ट पे है, आप भी रेस्ट पे हो, आप बोट के अंदर बैठे हो, बोट किनारे पे, आपको उतरना है, ये वाली केस। तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या है, आप बोट के अंदर बैठे हो, आप भी रुके हुए, बोट भी रुकी है, तो m1 v1 यहाँ पर कहाँ गया वो फॉर्मूला, इधर m1 v1 प्लस m2 v2, v1 और v2 जीरो, तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना, जीरो। बोट है किनारे पे रुकी हुई है, आप उसके अंदर बैठे हो, सब कुछ जीरो, v1 v2 जीरो, तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास जीरो। ठीक है, अब जब आप जंप आउट कर रहे हो, बोट से बाहर निकल रहे हो, आपका वेलोसिटी क्या हो गया, नॉन जीरो हो गया, लेकिन इसको जीरो होना है ना, इसलिए ये वेलोसिटी नेगेटिव हो जाएगा, तो ये बोट जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगी। इसका अगर वेलोसिटी नॉन जीरो करना है, इफ़ यू वांट टू चेंज द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, बाहर से फोर्स लगाना है। बाहर से फोर्स कैसे लगा सकते हैं, मैंने बोट को धक्का दे दिया आगे, मैं बोला तू नहीं उतरनी चाहिए, मैं धक्का देता हूँ, तो धक्का दे दिया, तो आप और बोट दोनों मूव कर रहे हैं, तो मैंने एक्सटर्नल वेलोसिटी दिया, तब वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास नॉन जीरो। ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स दिया, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास नॉन जीरो, अदरवाइज ये चीज़ें जीरो होती हैं। सो इंटरनल फोर्सेस कैनॉट चेंज द एक्सेलरेशन और वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट पढ़ो। हो गया, उसके बाद वाला बड़ा पॉइंट पढ़ना है तुझे। by the weighted average of individual mass is paid by given proper mass weight to the system. This will be clear from the mathematical expression for the location of the center of mass. ठीक है, स्टैटिस्टिकल वर्ड्स है, यहाँ पर थोड़ा सा बता देता हूँ। वेटेड एवरेज का मतलब क्या होता है, आपको पोजीशंस के साथ उनका वेट लगाना है। वेट लगाना मतलब यहाँ पर मास लगा रहे हैं, सो दैट इज़ वेटेड एवरेज, उसको बोलते हैं वेटेड एवरेज। ठीक है, आपने शायद से स्टैटिस्टिक्स में स्कूल में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो आपको आएगा मैथ्स में। हाँ, वेटेड एवरेज मतलब मास टाइम्स ऐड करना है। फॉर एग्जांपल लेट अस से इंडिया का पॉपुलेशन स्टडी कर रहे हैं, तो 18 ग्रुप में लेट अस से 1 मिलियन लोग हैं, तो 1 मिलियन टाइम्स 18 एज ग्रुप, फिर लेट अस से 19 एज में 10 मिलियन लोग हैं, तो 19 इंटू 10 मिलियन, तो हम कितनी क्वांटिटीज़ है वो वेट हो गया उसका, और कौन सा एज ग्रुप है वो उसकी वैल्यू होगी, तो उसको ऐड करते जाओ। अब वेट ऐड किया तो डिवाइड बाय वेट भी करना पड़ेगा, तो डिवाइड बाय टोटल वेट कर देंगे, तो वैसा। सो दैट काइंड ऑफ एवरेज इज कॉल्ड वेटेड एवरेज। ठीक है, एनीवेज छोड़ दो, आपके दिमाग के ऊपर है, ये फॉर्मूला है वेटेड एवरेज का, सिंपल है। दूसरी चीज़, सेंटर ऑफ मास किस पे डिपेंड करता है, बॉडी के डिस्ट्रीब्यूशन पे। कोऑर्डिनेट तो हम लोग अपने मन से लेते हैं, वो पता तो चले कौन सा पॉइंट है, इसलिए, है ना। कोऑर्डिनेट नहीं भी लेंगे तो सेंटर ऑफ मास उधर ही है जिधर था। ठीक है, लेटर ई जो था उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पर था, बीच की डंडी के उधर, बीच की डंडी और खड़ी डंडी के बीच में, है ना। हम ओरिजिन किधर भी ले लो तो सेंटर ऑफ मास उधर ही रहेगा, कोऑर्डिनेट चेंज होगा। नेक्स्ट पॉइंट, माइनस हाँ, मतलब क्या, सेंटर ऑफ मास अंदर भी हो सकता है, बाहर भी हो सकता है। लेटर से मेरे पास पार्टिकल्स है, लेटर से हम लोग सब पार्टिकल्स है, लेटर से। ओ भाऊ इथे लक्ष देना, तुला सांगतो मी कुठला पॉइंट, इथे लक्ष दे। लेटर से हम सब पार्टिकल्स है, हम सब का सेंटर ऑफ मास जरूरी नहीं कि हम में से किसी के ऊपर है, यहाँ बीच में भी तो आ सकता है, तो पार्टिकल्स के ऊपर आना जरूरी नहीं है ना। शुड नॉट कोइंसाइड विद द पार्टिकल, इट कैन बी एनीवेयर इन द स्पेस, दैट डिपेंड्स ऑन द मास डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट पॉइंट पर पढ़ो, आता भाऊ वाचूल आपले 12वा नंबर, 11वा
it must pass through the center of mass and the pivot point often this is an unstable equilibrium. अगर बैलेंस करना है, बैलेंस करना मतलब क्या, इसको बैलेंस करना है। पाइवोट मतलब लेटर से ये या फिर ये पाइवोट है जिस पॉइंट पे वो टर्न कर सकते हैं, है ना, दैट इज कॉल्ड पिवोट या फिर पाइवोट बोलते हैं। तो ये यहाँ पर मैंने रख दिया, यहाँ पर रखूँगा तो ये इस तरफ गिर रहा है, यहाँ रखूँगा तो उस तरफ गिर रहा है। एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर रख दिया तो वो बैलेंस करेगा। सो ये कौन सा पॉइंट है, ऑब्वियसली सेंटर ऑफ मास। तो जो उसका वेट है वो यहाँ से एग्जैक्टली इस पाइवोट से होके जाएगा, तभी ये बैलेंस करेगा। अगर ऐसा हो गया, रॉड ये ऐसा है, ये सेंटर ऑफ मास है और ये पिवोट इधर है, वेट कहाँ से जा रहा है, साइड से, तो क्या होगा, गिर जाएगा, बैलेंस नहीं करेगा। बैलेंस करने के लिए क्या ज़रूरी है, द वेट शुड पास थ्रू पिवोट पॉइंट। ठीक है, जो पिवोट पॉइंट है उसी से वो वेट पास होना चाहिए। वेट मतलब ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, ये तो मैं बता चुका हूँ। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ो फजल, नेक्स्ट पॉइंट। Center of mass of the system of only two particles divide the distance between the particles and reverse ratio of their masses. It is closer to the heavier mass. ये मैंने शायद से बताया था वो फॉर्मूला m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2, है ना। तो जिस तरफ हेवियर मास है सेंटर ऑफ मास किस तरफ शिफ्ट होता है, सन और अर्थ के केस में सेंटर ऑफ मास किसके पास है, सन के पास में। क्यों, हेवियर है, अर्थ हल्की है, तो ऑब्वियस बात है सेंटर ऑफ मास उस तरफ शिफ्ट होगा, वही पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ो। Center of mass is the point above which concentration of movement of masses over the system is zero. समेशन ऑफ मूवमेंट ऑफ मासेस का मतलब सुनो, यहाँ जाओ। मोमेंट ऑफ मास, लिसन, मोमेंट ऑफ मास मतलब मास इनटू डिस्टेंस, मास इनटू डिस्टेंस। इसका सम करोगे अबाउट सेंटर ऑफ मास, मतलब क्या, लेटर से ये मेरा पॉइंट है सेंटर ऑफ मास, यहाँ पर मास है m1 इंटू ये डिस्टेंस ले लो, इधर ओरिजिन रख दो, इधर क्या रखना है, सेंटर ऑफ मास पे ओरिजिन, क्योंकि वहाँ से डिस्टेंस मेजर हो रहा है। तो ये सेंटर ऑफ मास है, इधर से एक मास इधर एक मास इधर ले लो। सो m1 इंटू ये डिस्टेंस, m1 इंटू ये डिस्टेंस, इसको लेते वक्त नेगेटिव लेना है, एक पॉजिटिव लेंगे तो दूसरा नेगेटिव, इसको प्लस लोगे तो इसको माइनस लेना है। अगर टोटल करोगे तो दैट विल गिव यू 0। ठीक है, सम ऑफ मोमेंट अबाउट सेंटर ऑफ मास इज 0। इसका मतलब क्या है, समेशन ऑफ MI/RI अबाउट सेंटर ऑफ मास इज 0। ठीक है, समेशन MI/RI अबाउट सेंटर ऑफ मास इज 0। सेंटर ऑफ मास को क्या लेना है यहाँ पर, सेंटर ऑफ मास इज योर ओरिजिन। ठीक है, राइट साइड के डिस्टेंस पॉजिटिव लेंगे, लेफ्ट वाले नेगेटिव लेंगे, है ना। तो वो कन्वेंशन लगाओगे तो दिस विल गिव यू 0। नेक्स्ट पॉइंट। There is an axial symmetry for a given object. Center of mass lies on the axis of symmetry. अगर एक्सियल सिमेट्री है तो सेंटर ऑफ मास एक्सिस ऑफ सिमेट्री पे होगा। मैंने वो एग्जांपल में बताया था, सिमेट्री, सिमेट्री पे ही सेंटर ऑफ मास होता है। लेटर ई देखा, लेटर टी देखा, है ना। तो जहाँ सिमेट्री है वहाँ पर सेंटर ऑफ मास होगा, सिमेट्री नहीं है तो सेंटर ऑफ मास कहीं पे भी हो सकता है ना। ये बोर्ड, ये दीवार के केस, ये डोर के केस में सिमेट्री कहाँ पर है, वर्टिकल भी है, हॉरिजॉन्टल भी है, डायगोनल भी है ना। तो ये सारे सिमेट्री एक्सिस बना तो सेंटर ऑफ मास बीच में आ जाएगा। कोई भी दो सिमेट्री एक्सिस बना दो, दोनों इंटरसेक्ट करेंगे, वहाँ सेंटर ऑफ मास होगा। एक सिमेट्री एक्सिस है तो उस सिमेट्री एक्सिस पे कहीं तो होगा। ठीक है, क्लियर है। दो सिमेट्री एक्सिस है तो उनको इंटरसेक्ट कर दो, सेंटर ऑफ मास मिल जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, कौन बच गया, हाँ ये बच गया ना, दोनों का हो गया, सुशांत का हो गया। सुशांत ने नहीं बोल, सुशांत बोल, सुशांत को ऐसा है। एक मिनट वापस से बोल। अभी बताया ना, एक से ज़्यादा सिमेट्री एक्सिस है तो जहां वो इंटरसेक्ट करेगी वो सेंटर ऑफ मास। कितने एक्सिस की जरूरत है, एक पॉइंट ढूंढने के लिए दो एक्सिस सफिशिएंट है। दो एक्सिस मिल गया, इंटरसेक्ट जहां करेंगे वो सेंटर ऑफ मास। सिंपल लॉजिक, कैलकुलेशन की भी जरूरत नहीं। नेक्स्ट पॉइंट आप पढ़ो।
center of mass may not be within the body. है ना, सेंटर ऑफ मास नीड नॉट बी विद इन द बॉडी। ये देखो एग्जांपल, वो क्या, ये कौन सा स्पोर्ट्स है, ये ऐसे जंप करते हैं उल्टा, हाई जंप भी बोलते हैं क्या? तो हाई जंप कर, हाई जंप में अगर आप देखोगे एथलीट, देखो एथलीट क्या कर रहा है, उसने अपना सेंटर ऑफ मास एग्जैक्ट उस रॉड पे रखा हुआ है और बॉडी को ऐसे कर दिया कि सेंटर ऑफ मास वहाँ रहे, ठीक है। तो इस तरह से, हाँ, स्पोर्ट्स में हर जगह फिजिक्स यूज होता है। जो फिजिक्स ढंग से यूज करता है वो स्पोर्ट्स में जीतता है। जेवलिन थ्रो अभी किया था ना वो नीरज चोपड़ा ने, उसने परफेक्ट 45 डिग्री पे थ्रो किया, तब जाके रेंज मैक्सिमम हो। प्रोजेक्टाइल में पढ़ा ना मैंने, उतना उन लोगों को भी पढ़ाया जाता है, उतना फिजिक्स थियरी नहीं पढ़ाते, डेरिवेशन नहीं पढ़ाते, उनको बोलते भाई तू ये एंगल पे थे, इतनी वेलोसिटी दे, खत्म। वो बाकी वो कोच का काम है, वो टेंशन नहीं देते प्लेयर्स को। फिजिक्स आता है तो आप सही से कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। नेक्स्ट टॉपिक है अपना सेंटर ऑफ ग्रेविटी, लास्ट टॉपिक है। मुझे ना एक कोई भी ऑब्जेक्ट दे दो, ऐसा पेपर जैसा कोई भी ऑब्जेक्ट, फ़ोन नहीं, फ़ोन गिर जाएगा, हाँ ये दे दो, ये चल जाएगा। अब आपको देखो, ये कोई तो ऑब्जेक्ट है, इस तरह से देखो, ये कोई तो ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यू हैव टू इमेजिन दैट दिस इज अ कार्डबोर्ड। एग्जाम्पल मैं कार्डबोर्ड का ले रहा हूँ। इमेजिन करो सुशांत, ये देखो ये एक कार्डबोर्ड है, इमेजिन करो, यहाँ पर एक होल बनाओ और थ्रेड से लटका दो, ठीक है। और दूसरा एक थ्रेड ले लो, इसी होल में से डाल के उस थ्रेड पे एक वज़न लटका दो। वज़न क्यों लटकाना है, मुझे mg जो होता है ना वेट, उसका डायरेक्शन चाहिए, तो उसका डायरेक्शन क्या होगा, उस थ्रेड का डायरेक्शन, ठीक है, उस थ्रेड का डायरेक्शन। तो क्या करना है आपको, एक कार्डबोर्ड लेना है, एक होल बनाना है, एक ऊपर लटका दो और दूसरा जो है एक हल्का सा वज़न, पेन बीन कुछ भी लटका के दूसरा थ्रेड उधर से छोड़ दो, ठीक है। क्या होगा, वो थ्रेड ऐसा एग्जैक्टली सीधे नीचे जाएगा। उस लाइन को आप कार्डबोर्ड पे ट्रेस कर लो। फिर क्या करो, दूसरा कोई भी होल बना दो, यहाँ बना दो, कहीं भी बना सकते हो बॉडी पे, किसी भी शेप का कार्डबोर्ड ले लो चलेगा। उसमें देखो वो कुछ ऐसा कॉमन शेप का कार्डबोर्ड लिया हम लोग ने, है ना, हाँ कोई भी शेप का ले सकते हो, यू कैन टेक एनी शेप, ज़रूरी नहीं कि इतना एकदम सुंदर रेक्टेंगल लेना है। फिर यहाँ होल बनाओ, फिर सेम करो, ऊपर लटकाओ, ऊपर लटकाओ मतलब हाथ में पकड़ लो, नीचे वो वेट लटकेगा यहाँ से, फिर आपको लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स या फिर वेट मिल जाएगा, वेट का डायरेक्शन, फिर उसको ट्रेस कर लो। तो ये दोनों जो लाइंस बनी, वो लाइंस जहाँ इंटरसेक्ट करेगी, दैट पॉइंट इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी, दैट पॉइंट इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ मास के लिए मैथमेटिकल फॉर्मूला है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी के लिए फॉर्मूला नहीं है, मेथड है, ठीक है। फॉर मोस्ट ऑफ द बॉडीज ऑन अर्थ, ऑर्डिनरी साइज के बॉडी अर्थ पर रखोगे, अर्थ पर किसी भी जगह रखोगे, तो उसका सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक ही पॉइंट पे आता है फॉर ऑर्डिनरी बॉडीज। अगर आप कोई ऐसी ऑब्जेक्ट इमेजिन कर रहे हो, लेट अस से खंबा है, कितना लंबा खंबा है, माउंट एवरेस्ट से 10 गुना हाइट वाला खंबा है, इमेजिन करो, इमेजिनरी चीज़ है, ऐसा बना नहीं सकते। इमेजिन करो कि माउंट एवरेस्ट की हाइट से 10 गुना लंबा हमने पिलर बनाया, उस पिलर का सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी अलग अलग जगह होगा। पिलर यूनिफॉर्म है तो सेंटर ऑफ मास कहाँ, एग्जैक्ट बीच में, यूनिफॉर्म रोड का सेंटर ऑफ मास बीच में, एग्जैक्ट बीच में, लेकिन उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी अलग होगा क्योंकि यहाँ ग्रेविटी अलग लग रही है, ऊपर जाने में ग्रेविटी अलग लग रही है, तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेंटर ऑफ मास एक जगह नहीं होगा। बट अदरवाइज सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी फॉर आवर डे टू डे लाइफ एक्सपीरियंसेस इज सेम पॉइंट पे होता है, ठीक है। आपके पूरे सिलेबस में ऐसा मेरे हिसाब से तो कोई एग्जाम्पल नहीं आएगा जहाँ पर सेंटर ऑफ मास सेंटर ऑफ ग्रेविटी अलग अलग है ना, ऐसा नहीं आएगा आपके केस में। जो पॉइंट्स रहेंगे जहाँ पे छेद होगा, वो कौन सा भी हो सकता है बॉडी में? बॉडी पे आप कहीं पे भी छेद कर दो, लटकाना है आपको, लटका दिया तो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ वेट आ जाएगा, ठीक है। फिर इधर लटका दो, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ वेट आ गया। वो सारे लाइंस को ज्वाइन करोगे, 2 लाइन भी सफिशिएंट है, 2 लाइन ज्वाइन करोगे एक ही पॉइंट से जाएगा, 10 लाइन भी करोगे एक ही पॉइंट से जाएगा। दैट पॉइंट इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्लियर है। सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ ग्रेविटी डेफिनेशंस अलग है, पॉइंट्स एक ही है। अर्थ पर वो पॉइंट एक ही पॉइंट होगा किसी भी बॉडी के लिए। इस बोर्ड का सेंटर ऑफ मास अगर यहाँ है तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी इधर ही आएगा,
इस केस में, ठीक है। मैंने बताया ऑर्डिनरी साइज के ऑब्जेक्ट के लिए अर्थ के ऊपर हर जगह यही आएगा। बाकी एक्सट्रीम केसेस में चेंज हो सकता है दोनों लोकेशंस, डेफिनेशंस आर डिफरेंट, याद रखो, ठीक है। तो हो गया अपना टॉपिक ख़त्म।